मेरी स्ट्रेटजी ये होगी कि ऐसी तमाम चीज़ें आपको पढ़ाऊँ, ऐसी तमाम चीज़ें आपको आप तक पहुँचाऊँ जो आप अक्सर क्वेश्चंस में जिनको कोट कर सकें। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं, करंट अफेयर्स होता क्या है और कैसे आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है, क्या चीज़ें मैटर करती हैं, क्या चीज़ें मैटर नहीं करती। बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स को समझते हैं कि जो अभी न्यूज़ चल रही है, जो आजकल हालात चल रहे हैं, इसको करंट अफेयर्स कहते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो पिछले 20-25 सालों में हो चुका है वो करंट अफेयर्स है। तो इस तरह की काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो कि मैं आप लोगों को हेल्प करूँगा और बताऊँगा कि उसको आपने कैसे रिजॉल्व करना है। जो लेक्चर्स हैं उनका मैं आपको टाइटल्स बता देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैंने क्या क्या पढ़ाना है इसमें। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमी है, सोशल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म है, एनर्जी पॉलिटिक्स है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, इंडियन ओशन और उसमें कंपटीशन है, कोऑपरेशन है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस को हम समझेंगे, फॉरेन पॉलिसी को हम लोग समझेंगे, ह्यूमन राइट्स को हम लोग समझेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड को समझेंगे, कश्मीर इशू को समझेंगे, ग्लोबलाइजेशन को समझेंगे और बस ये कोई हैं महल में 14-15 ये बन जाते हैं पॉइंट्स। 14-15 मेन आर्गुमेंट्स ये बन जाते हैं जिनको हम लोगों ने समझना है। आज चूंकि पहला लेक्चर है तो आज के लेक्चर में मैं सबसे पहला काम तो ये करूंगा, आप लोगों को ये समझाऊंगा, आप लोगों के जहन में ये चीज़ डालूंगा कि आपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कैसे करना है, करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर तो आप लोग साथ साथ बना रहे हैं वेल एंड गुड, अगर साथ साथ नहीं बना रहे तो वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए पाकिस्तान अफेयर्स के लिए, ऐसे के लिए, ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज जहन में रखिए। एक सेकंड रुकिएगा जी। ये चीज जहन में रखिए कि आप जब भी नोट्स बनाते हैं कभी भी उन नोट्स में कहानियां मत लिखा करें, उन नोट्स में इवेंट्स मत लिखा करें, इवेंट्स की हैपनिंग्स मत लिखा करें, डिटेल्स में मत जाया करें। हमेशा नोट्स बनाने के लिए ये टेक्निक अपनाएं कि आप पॉइंट्स लिखा करें। मतलब एक लेट्स से आपने एक कोई भी टॉपिक है उसके ऊपर आप पूरा एक आर्टिकल पढ़ रहे हो, वो आर्टिकल है उसमें 7 पैराग्राफ है। दैट मीन्स कि आपके पास 7 पैराग्राफ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर रहे होंगे, आपके पास 7 पॉइंट्स में वो पूरे का पूरा आर्टिकल के आपके पास नोट्स आ जाने चाहिए। 1 पॉइंट कैन बी रिटन इन 1 लाइन ओनली। और वो लिखना अपने इस अंदाज में होता है कि आप जब पेपर करीब आए उस वक्त जब आप उन चीजों को रीड कर रहे हो तो आपको जस्ट वो एक लाइन पढ़ने से वो जो पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ा था उस आर्टिकल में वो सारे का सारा जेहन में आ जाए। इस अंदाज से आपने लिखना होता है। मतलब उसमें अगर कोई न्यूमेरिकल डाटा है, कोई फिगर्स हैं, कुछ इस तरह की चीज दी हुई है, कोई इंपॉर्टेंट सजेशन दी हुई है, तो वो आप उसको नोट डाउन करेंगे। अननेसेसरी डिटेल्स में जाने की वजह से अक्सर स्टूडेंट्स बोर होते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स डी ट्रैक हुए रहते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स वो अक्सर आपको बोला जाता है ना स्मार्ट स्टडी कीजिए। तो स्मार्ट स्टडी से मुराद यही होता है, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। जो गैर जरूरी चीजें हैं उनको अवॉइड कर दीजिए। अच्छा, अब आते हैं टुवर्ड्स मेकिंग करंट अफेयर्स नोट्स। जो लोग अभी 2021 में अपेयर होने जा रहे हो इनके लिए तो शायद ये स्ट्रेटेजी इतनी कारआमद ना हो। अगर आपने करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बनाए तो फिर आपके लिए भी ये कारआमद है।
आपने करना यह है, लेट्स से आपने 2022 में अपियर होना है, उनके लिए मैं स्ट्रेटजी बताता हूं, वो इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो आपने अभी से न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस, इस तरह की जितनी चीजें जो आप रीड करते हो इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, नॉलेज एक्यूमुलेशन के लिए, उन चीजों में से जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, कोई आर्टिकल है, कोई थीसिस है, रिसर्च पेपर है, रिसर्च प्रपोजल है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आप सीएसएस के पास पेपर्स में से गो थ्रू हो चुके होते हैं, आप लोगों ने कुछ क्लासेस ली हुई होती हैं, आप लोगों ने कुछ करंट अफेयर्स का सिलेबस पढ़ा हुआ होता है, आपने जर्नल किताबें रीड की हुई होती हैं, आपको थोड़ा बहुत रफ आइडिया हो जाता है क्या चीजें पढ़ने वाली हैं, क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। अच्छा, तो वो चीजें जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी हमेशा से ही घिसा पिटा टॉपिक है, हर पेपर में आता है, करंट अफेयर्स में भी आता है, पाकिस्तान अफेयर्स में भी आता है, ऐसे में भी आ जाता है। पाकिस्तान के सोशल इश्यूज, एजुकेशन, विमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स, इस्लामोफोबिया, इस्लाम एंड पीस, टेररिज्म, ग्लोबल कियोस, ये वो चीजें हैं जो कि कॉमन है ऑलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट्स के लिए। अब आपको इनके रिलेटेड कोई टॉपिक मिले, कोई इनके रिलेटेड कोई आर्टिकल मिले, कोई इनके रिलेटेड बड़ा अच्छा राइट अप मिले, एक तो आपने उसको उस वक्त रीड कर लिया। दूसरा काम आपने ये करना है, अब जाइए किसी कंप्यूटर शॉप पे, वहां से एक छोटा सा यूज्ड प्रिंटर उठा लाइए, और वो आर्टिकल अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसको प्रिंट आउट करके अपने पास रख लो। अगर आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा है तो उसका उतना तराशा काट के उसको अपनी फाइल में रख लो। अगर आपने कहीं और से, जहां से भी मतलब आपने वो चीज पढ़ी है, उसको अपने पास सेव कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो आपको काफी हेल्प आउट कर सकता है, उसमें इंफॉर्मेशन काफी काम की है। अब थ्रू आउट ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर्स जो आप प्रिपरेशन में गुजारते हो, उस सारे टाइम के दौरान आपने वो सारे आर्टिकल्स, वो चीजें अपने पास सेव रखनी है। अब फर्ज करें आपने इस साल के शुरू से ये प्रैक्टिस शुरू की थी, और अब आ गया है नवंबर आ गया है, और दिसंबर 15 तक आपने ये प्रैक्टिस जारी रखनी है। 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपने कोई और काम नहीं करना, सिर्फ 2 काम करने हैं। एक काम है करंट अफेयर्स के नोट्स बनाना, वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूं। दूसरा काम है इंग्लिश की प्रैक्टिस करना। बस 15 दिसंबर तक आपकी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की रिवीजन हो चुकी होनी चाहिए, आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के नोट्स बन चुके हों, रिवीजन हो चुकी होनी चाहिए, और ये जो 15 दिन है ये सिर्फ और सिर्फ आप करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने पे लगाएंगे। एंड पे जाके बताता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस वक्त ही करना क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने वो फोल्डर उठाया जिसके अंदर आपने, लेट्स से ये वो आपकी फाइल है, ये आपका वो फोल्डर है, ठीक है, इसको आपने उठा लिया। इसके अंदर ये वो टोटल आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो टोटल आपके तराशे हैं जो आपने रखे हुए थे, ये स्टूडेंट्स के टास्क पड़े में चेक होने वाले, इनको आपने बाहर निकाल लेना है। ये आपके पास 200 पेजेस होंगे, 300 पेजेस हो जाएंगे मैक्सिमम, बस इतने ही होंगे। आपने जब इनको रीड आउट किया था तो हमेशा याद रखें, जब आप इंपॉर्टेंट चीजें रीड आउट कर रहे हो तो उनको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। उसमें कोई फिगर्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल डाटा भी हो सकता है, कोई सजेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपने उसको अंडरलाइन कर लिया हुआ था। अब 16 दिसंबर आ गया है, आपने वो सारे के सारे पलंदे को निकाल लेना है, उसको डाइसेक्ट करना है। अब आपको एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज मिली, उसको सेपरेट कर दीजिए, एजुकेशन वाले सारे एक जगह पे रख दें। आपको विमेन से रिलेटेड चीजें मिली, वो सारी एक जगह पे रख दें। आपको सोशल इशू से रिलेटेड कोई चीजें मिली, वो सारे फाइल्स, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स अपने एक पास रख लें। आपको मतलब इसी तरह आपने उनको डाइसेक्ट करके डिफरेंट फोल्डर्स बना लेने, एक बड़े फोल्डर से छोटे छोटे डिफरेंट फोल्डर्स बना लेने। अब हर फोल्डर के ऊपर छोटी सी चिट लगा के लिख दें कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये हेल्थ से रिलेटेड है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, ये फलानी चीज से रिलेटेड है। अब आप क्या करें, ये फर्ज करें उन तमाम फोल्डर्स में से एक फोल्डर है, जो आपने छोटे छोटे फोल्डर बनाए हैं उनमें से ये एक फोल्डर है। इसके ऊपर आपने लिखा हुआ है जी एजुकेशन, लिखा हुआ है यहां पे। अब आपने ये सामने रख लेना अपने,
पढ़ने के लिए। और इसमें जितनी चीजें आपने अंडरलाइन की थी, बाय चांस ये वैल्यूएट हुआ है, इसमें मैंने अंडरलाइन की हुई हैं चीजें, जितनी चीजें इसमें अंडरलाइन हुई हुई हैं उन चीजों को अपने पास एक पेज पे लिखना शुरू कर दीजिए। अब ये पूरे फर्ज करें 20 पेजेस हैं जो आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड हैं, लेकिन इन 20 पेजेस में हार्डली 40 पॉइंट्स होंगे जो आपने लिखने हैं, जो मैटर करते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंस है। वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हो सकते हैं, सजेशंस हो सकती हैं, लूप होल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपने एक पेज लिया, उसके ऊपर लिख लिया एजुकेशन, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो नीचे लिख लिए। अगर 40 फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो हार्डली 2 पेजेस पे आ जाएंगे। अब एजुकेशन से रिलेटेड, पाकिस्तान के एजुकेशन से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन थी, जितनी सजेशंस थी, जितनी प्रॉब्लम्स थी, जितनी कॉजेज थी, वो सारी सिर्फ और सिर्फ 2 पेजेस पे आपके पास आ गई। उन 2 पेजेस को साइड पे रख लें। अगला फोल्डर उठाएं, वो फोल्डर है जी टेररिज्म से रिलेटेड। टेररिज्म से रिलेटेड जितने भी आर्गुमेंट्स हैं वो भी 1 या 2 पेजेस पे आपके पास आ जाएंगे। उससे अगला फोल्डर उठाइए, वो है हेल्थ से रिलेटेड। उससे अगला फोल्डर उठाइए विमेन से रिलेटेड। उससे अगला फोल्डर इस्लाम से रिलेटेड। इसी तरह आप हर फोल्डर के 1-1, 2-2 पेजेस के शॉर्ट और पॉइंट बेस्ड नोट्स बना लेंगे बाय एंड ऑफ दीज 15 days, और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि ये 1 या 2 दिन में काम हो जाएगा, ये 2 वीक्स में काम होगा। लेकिन 2 वीक्स में काम करने के बाद आपके पास हार्डली 100 पेजेस बन जाएंगे, 60-70 पेजेस भी हो सकते हैं। वो 70 पेजेस द मोस्ट ऑथेंटिक, रिसर्च्ड, लॉजिकल और यूनिक और आपके जाती नोट्स आपके पास आ गए। ये नोट्स आपके ऐसे में काम आएंगे, वहां पे आपने बहुत सारी चीजें कोट करनी होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने होते हैं। ये नोट्स आपके करंट अफेयर्स में काम आएंगे, पाकिस्तान अफेयर्स में काम आएंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएंगे, पॉलिटिकल साइंस में काम आएंगे, इस्लामिक स्टडीज में भी वो इस्लाम से रिलेटेड चीजें काम आ सकती हैं। ये सारी चीजें यहां पे काम आएंगी। अब ये मैंने दिसंबर में क्यों कहा, इसलिए कहा, पहली वजह यह है कि जब आपने उसको एक दफा रीड किया था वो आपके ब्रेन का हिस्सा बन गया। फिर आपने उसको मेन फोल्डर से छोटे फोल्डर्स में डिवाइड किया और दूसरी दफा आपने उसको रीड किया, फिर वो आपके ब्रेन में गया। फिर आपने उसमें से पॉइंट्स निकाल के नोट्स बनाए पॉइंट बेस्ड, वो तीसरी दफा आपके आंखों से और आपके ब्रेन से गुजरा, वो आपके ब्रेन का हिस्सा बन गया। और चौथी दफा आपने जब पेपर में बैठने से पहले, जो जनवरी का महीना है, उसमें आपने उन सारे पॉइंट्स को, उन 100 पेजेस को रिवाइज करना है। तो 4 दफा जब एक ही तरह के आर्गुमेंट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके जेहन से गुजरेंगे, वो आपको वो जो उर्दू में टर्म बोलते हैं अजबर कर देना, या पंजाबी में बोलते हैं रट्टा लग जाना, आपको उन चीजों का रट्टा लग जाएगा। दिसंबर में ये काम करने का मकसद ये है कि वो फ्रेश नॉलेज होगा आपके पास। फिर अगर आपने कोई चीज जनवरी में पढ़ी थी और फिर जाके अगली जनवरी में आपने रिपीट किया या उसको सरसरी सा दोबारा देखा, तो वो आपके जहन में उस तरह से जो है ना वो शामिल नहीं होती। जिस तरह से आपने दिसंबर में कोई चीज पढ़ी थ्रू आउट पूरे साल की और जनवरी में फिर उसको रिवाइज किया, वो आपके ज़हन में ज्यादा मजबूती से होगी और आप उसको बेहतर तरीके से कोट कर सकेंगे। और सबसे खूबसूरत बात इन चीजों में यह है कि ये सारे के सारे आर्गुमेंट्स आपके जाती आर्गुमेंट्स होंगे। यू आर नॉट शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन, दिस एक्सप्रेशन, दिस वे ऑफ नॉलेज डिसेमिनेशन विद एनीबॉडी एल्स। इससे होगा क्या, आपके पेपर में यूनिकनेस आएगी। आपके जो आप लिखेंगे पेपर चेकर को, जो चीज नजर आएगी, जो जिस अंदाज से आप उसे प्रेजेंट करेंगे, वो खूबसूरत हो जाएगा। दैट इज हाउ आई रिकमेंड यू गाइज टू मेक नोट्स। नजर अली, इसके बाद आपने अगर इस तरह का कोई कमेंट किया जिसमें आपने कोई व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया, तो आपको मैं ग्रुप से बैन कर दूंगा। अब ये था आपका तरीकाकार करंट अफेयर्स को गैदर करने का, डाटा, उसके नोट्स बनाने का तरीकाकार और उसको आगे लेकर चलने का तरीकाकार। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई है तो एक एक मैसेज कर दीजिए प्लीज, एक एक यहां पे कमेंट कर दें कि आपके पल्ले चीजें पड़ गई हैं।
अच्छा जी, समझ आ गई है, ठीक हो गया। न्यूज़पेपर कोई जो आप करते हैं ना, ऑथेंटिक सोर्स इसलिए नहीं है, इस हवाले से नहीं है कि आप उससे कोई चीज कोट नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि डॉन न्यूज में ये बात लिखी थी, तो आप उसको रेफरेंस नहीं बना सकते। हाँ, अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज रेफरेंस से आती है, न्यूज़पेपर में कोई सजेशन आती है, अक्सर न्यूज़पेपर में सजेशंस होती हैं, जैसे डेमोक्रेसी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, डेमोक्रेसी को, या पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर में लूप होल्स क्या हैं, तो इस तरह की चीजें तो आप ऑब्वियसली न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही फ्यू मंथ्स पहले की, वो अब क्या करें? वो मेरे लिए दावत का इंतज़ाम करें, फिर उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि क्या करना है। एक तो वो वेबसाइट है, एक तो वो वेबसाइट नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, वहां से इकोनॉमी से रिलेटेड आपको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स मिल जाएंगे। पर पर्सन डॉक्टर्स कितने हैं, पर डॉक्टर पेशेंट्स कितने हैं, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आपको वहां से मिल जाएगी। गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स हैं, वो सबसे ऑथेंटिक डाटा वहां से आपको मिलता है कोट करने के लिए। जर्नल अगर आपने चीजें देखनी है तो फॉरेन पॉलिसी है, फॉरेन अफेयर्स है, वॉक्स एक साइट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, इंडिपेंडेंट है, अल जजीरा का ओपिनियन है, इसी तरह डेमोक्रेसी जर्नल है। उसके बाद बस यही है ऑनलाइन सोर्सेज। और इन ऑनलाइन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी एक हुनर है। बिकॉज जैसे फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो अगर आपने वहां पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप महीने में एक आर्टिकल जस्ट वहां पे पढ़ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने एक से ज्यादा पढ़ने हैं, तो आपको फिर वहां से ना अकाउंट, वो पेड अकाउंट लेना पड़ेगा। तो उसका शॉर्टकट ये है कि आप 10 ईमेल आईडी बना लीजिए, उन 10 के 10 ईमेल आईडी से वहां पे लॉगिन हो जाइए, और उनको उनके पासवर्ड वगैरह सेव कर दें, या पासवर्ड बेशक सेम रख लें। तो हर ईमेल आईडी थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ, ग्यास हाशमी 1, ग्यास हाशमी 2, ग्यास हाशमी 3, ग्यास हाशमी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह की ईमेल आईडी बना के उससे आप लॉग इन हो लें, तो फिर आप 10 आर्टिकल एक महीने में पढ़ सकते हैं। ये काम एक शॉर्टकट में आपको बता सकता हूं। करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज मैं बता सकता हूं। न्यूज़पेपर, वहां से आपको जनरल इंफॉर्मेशन और करंट हैपनिंग्स के बारे में पता चलता है। अक्सर लोग आपको इंग्लिश की इंप्रूवमेंट के लिए न्यूज़पेपर रिकमेंड करते हैं, वो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। बिकॉज न्यूज़पेपर में जो स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है, दैट इज जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। वो सेंसेशनलिज्म और इस तरह का स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है। जबकि जो बुक्स होती हैं, मैं न्यूज़पेपर से ज्यादा प्रेफरेंस बुक्स को देता हूं। जर्नल बुक रीडिंग किया करें, वो इंग्लिश की इंप्रूवमेंट के लिए। अच्छा, न्यूज़पेपर हो गए, ऑनलाइन जर्नल्स हो गए, ये जिनके मैंने अभी नाम बुलाए हैं काफी सारे के। इसी तरह जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों का मैगजीन है, बुक्स तो मैं उनकी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उनका मैगजीन है, उसमें इंफॉर्मेशन काफी होती है। इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, करंट अफेयर्स के नाम से एक मैगजीन लाहौर में मिलता है। ये वो सारे सोर्सेज हैं। मैं भी किसी दौर में पेज की वेबसाइट पे भी हम लोग आर्टिकल्स अपडेट करते थे, ये इंटरनेशनल मैगजीन से लेकर, लेकिन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और जो हमारी लियाइजोन ऑफिसर हैं वो बहुत बिजी रहती हैं। जी, JWT जो मैगजीन है, दैट इज अ गुड सोर्स फॉर करंट अफेयर्स, लेकिन दैट शुड नॉट बी योर ओनली सोर्स फॉर करंट अफेयर्स। दैट कैन बी वन ऑफ मैनी सोर्सेज। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन मिड ऑफ अक्टूबर। मैं कभी भी ऐसी प्रिपरेशन के ऊपर आपको एग्जाम देना रिकमेंड नहीं करता। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने की जो प्रिपरेशन है, दैट इज इमेच्योर प्रिपरेशन, अगर आपने ग्रास रूट लेवल से शुरू किया है तो। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले तो आई वांट यू गाइस टू टेल मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान।
हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इस सिस्टम के लूप होल्स क्या हैं, इस सिस्टम में शॉर्टकट्स क्या हैं, खराबियां क्या हैं, वो आप बताइए। हर बंदा, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू कंट्रीब्यूट हेयर। जिसने कंट्रीब्यूट नहीं करना वो स्ट्रीम शेयर कर दे तो उसका गुजारा हो सकता है। इकोनॉमिक्स ऑप्ट करनी चाहिए बंदे को, अगर बंदे की इंटरेस्ट है और बंदा इकोनॉमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो जरूर ऑप्ट करनी चाहिए। बताइए जी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या है पाकिस्तान में। इनकंसिस्टेंसी एंड ब्लेइंग गेम बिल्कुल ठीक है, मिलिट्री इंटरफेरेंस भी ठीक है, करप्शन ज्यादा गवर्नेंस से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बैड गवर्नेंस ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम की प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ बेस्ट लीडर्स। लीडर फिर हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव ऊपर आने होते हैं ना, जैसे हम होंगे वैसे लीडर्स होंगे। अच्छा जी, करप्शन, इंस्टेबिलिटी, ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन होम, किस में ट्रस्ट डेफिसिट है, बैड गवर्नेंस, करप्शन, पोलराइजेशन इन व्हाट सेंस, करप्शन। पॉइंट पूरा लिखा करें ताकि अगर कोई उसे बंदा पढ़े, ये आपके लिए नसीहत है। जब आप ऐसे की आउटलाइन बना रहे हो तो वहां पे भी आपका आर्ग्यूमेंट, आपके पॉइंट सेल्फ एलेबोरेटिंग होने चाहिए। पॉइंट को पढ़ने के बाद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपका ऐसे पढ़ा जाए, वहीं से समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिसीज तो हम बड़ी अच्छी बनाते हैं, बस इंप्लीमेंटेशन उस पर नहीं होती। डिसऑनेस्टी, लैक ऑफ लीडरशिप, नेपोटिज्म, इंस्टेबिलिटी, करप्शन, फेवरेटिज्म, इमेच्योर पॉलिटिकल लीडर्स, ये बात ठीक की आपने। पॉलिटिकल डिमीनर टुवर्ड्स पब्लिक एंड यूथ पॉलिटिशियन, अच्छा जी। फ्यूडल सिस्टम, पैटर्नेज पॉलिटिक्स, ये भी बात ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, बैड गवर्नेंस, करप्शन, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, करप्शन, इनजस्टिस, लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, इंटरवेंशन ऑफ मिलिट्री, बैड गवर्नेंस, military interference, blame game, military intervention, governance issues, central provincial tug of war, ठीक है। हेरिडिटी, पॉलिटिकल, ये आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है। ओवर डेवलप्ड स्टेट स्ट्रक्चर, हाँ ओवर डेवलप्ड, जरूरत से ज्यादा डेवलप हो गया। अच्छा, लैक ऑफ डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी ठीक आर्गुमेंट है। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अपोजिशन ग्रिड लॉक, ठीक है। लेस एजुकेशनल लीडरशिप, हाँ पढ़े लिखे नहीं है। पोलराइजेशन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट, इमेच्योरिटी, इंटरफेरेंस फ्रॉम स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ईगोइज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नॉट ऑन द सेम पेज, बिल्कुल ठीक है। ये देखें, खूबसूरती ये है इन लाइव सेशंस की, एंड आई वांट एवरीबॉडी, एवरी वन ऑफ यू कि आप कंट्रीब्यूट किया करें। जितना आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे इतना आप एक दूसरे से लर्न करेंगे। बहुत सारे आर्गुमेंट्स ऐसे होते हैं, समटाइम्स ऐसे आर्गुमेंट्स भी आते हैं जो मेरे भी माइंड में नहीं होते कि मैंने ये पढ़ाने हैं, लेकिन वो बड़े लॉजिकल और बड़े मुझे अच्छे आर्गुमेंट्स लगते हैं। वो मैं फिर लेक्चर में ऐड कर लेता हूं ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अगर किसी को पढ़ाऊं तो वो भी मैं उनको समझाऊं। तो ये अच्छी बात है, सारे लोग कंट्रीब्यूट किया करें। कुछ गलत ही होगा ना मैक्सिमम, और क्या होगा, सारे कंट्रीब्यूट किया करें। चलें, मैं अब आप लोगों को बताता हूं कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, कोई भी चीज, आप किसी बिल्डिंग का मुआवजा कर रहे हैं, आप किसी आइडियोलॉजी का मुआवजा कर रहे हैं, आप किसी चीज का भी मुआवजा कर रहे हैं, तो आपने बेसिकली देखना ये होता है कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, वो चीज बनी किस चीजों से है, उस चीज को रन कौन कर रहा है। तो सबसे पहले अगर हम पॉलिटिकल सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखें तो वो कौन है, दे आर द पॉलिटिशियंस, जिन्होंने उस सिस्टम को रन करना है, जिन्होंने उस सिस्टम को अपग्रेड या डिग्रेड करना है, जिन्होंने उस सिस्टम को बेहतर या बदतर की तरफ लेकर जाना है। सो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो मिस्त्री है, जिसने वो बिल्डिंग खड़ी करनी है, वो मिस्त्री कैसा है। The very first thing is immaturity on behalf of politicians. हमारी लीडरशिप को अगर आप देखें, अभी तो मैं अमेरिका की मिसाल भी नहीं दे सकता, वहां पे ट्रंप साहब बैठे हुए हैं। आप मिसाल ले लीजिए जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनका, जो बाइडेन की मिसाल ले लीजिए आप।
जर्मनी की मिसाल ले लीजिए, आप नीदरलैंड्स की मिसाल ले लीजिए, आप जो ऐसी स्टेट्स की मिसाल ले लीजिए जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन लोगों में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी कि उन लोगों का नजरिया है, उनमें, उन लोगों में विजन है, उन लोगों में मेच्योरिटी ऑफ थॉट्स है, उन लोगों में विजडम है, हिकमत जिसे कहते हैं, उन लोगों में ये चीजें पाई जाएंगी। जो लीडर्स हैं वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी पार्लियामेंट्स को। मतलब एक लीडर है, लेट्स से जो बाइडन है, जो बाइडन अपने अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम को प्रेजेंट कर रहा है, और वो अमेरिकन इलेक्टोरल सिस्टम अमेरिका के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली जो आपका लीडर होता है वो आपकी अवाम का आकाश होता है। अवाम ने इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को चूज करना होता है, अपनी सोसाइटी में से लोगों को ऊपर लेकर आना है, अपने रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, और उन रिप्रेजेंटेटिव ने पॉलिटिकल सिस्टम आपका फॉर्म करना होता है। हमारे यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम में इमेच्योरिटी है। पार्लियामेंट में बैठे होंगे, कोई किसी को ट्रैक्टर ट्राली कह रहे हैं, कोई किसी की, मतलब इस हद तक गिरे हुए लोग कि एक दूसरे की जाती लाइफ के ऊपर कमेंट करेंगे। इनसे लॉ मेकिंग का पूछ लो, इनकी बेबे मर जाएगी। इनसे पॉलिसी मेकिंग का पूछ लो, इनको कुछ पता नहीं होगा। मतलब अगर ब्यूरोक्रेसी प्रॉपरली परफॉर्म ना कर रही हो ना, ब्यूरोक्रेसी इनको हेल्प आउट ना कर रही हो, तो ये लोग एक ड्राफ्ट लिखने के काबिल भी नहीं है, जिनको हम लोगों ने पॉलिटिकल सिस्टम के मेकर्स बनाया हुआ है। ऑब्वियसली ये सारी चीजें मिलकर ही होते हैं, सारे जो ऑर्गन्स हैं, स्टेट ऑर्गन्स, वो मिलकर काम करते हैं, लेकिन इनपुट हर साइड से आता है। इनपुट ये नहीं कि सारे का सारा इनपुट ब्यूरोक्रेसी ने देना है और इन लोगों ने बैठ के बस साइन करने हैं, यस और नो बोलना है। ये इमेच्योरिटी हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप में जो है, वो आप एमपीए एमएनए के लेवल पर भी देखेंगे और वो आप पीएम के लेवल पर भी देखेंगे। वो आप किसी भी लेवल पर चले जाएं, आपको मेच्योर, विजनरी, वेल रेड, वेल थॉट, अच्छे बोलने वाला, अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने वाला आपको बंदा नजर नहीं आएगा। मोरालिटी भी उसी में इन्वॉल्व हो जाती है। पहली ये प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की कि इसके जो बिल्डर्स हैं वो ही कोई स्टैंडर्डाइज्ड बिल्डर्स नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे मैसेज। देखिए, मैंने अगर घर बनाना है ना, तो मैंने चूज करना है उस घर का मिस्त्री कौन होगा। ठीक है, अगर मैं किसी नाइव को, किसी इमेच्योर को, किसी ऐसे बंदे को ले आऊं जिसमें मुझे वो वक्ती तौर पर फायदा दे रहा है, लेकिन वो मेरे घर की बिल्डिंग के लिए ठीक नहीं है, कोई अनाड़ी बंदे को मैं ले आया हूं कि ये सस्ता है, इसे मैं काम करवा लेता हूं, तो होगा क्या, कुछ अरसे के बाद मुझे बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाएगा। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को बिल्डअप करने के लिए लोगों को चूज करने वाले लोग, रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करने वाले लोग, यानी कि मैं और आप, हम लोग इतने बुद्धू हैं, इतने भोले हैं, इतने सीधे साधे हैं, या ये कह लें इतने घटिया और कमीने हैं, माजरत के साथ, कि हम अपने आप को एक्सप्लॉइट करवाते हैं। समटाइम्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, समटाइम्स इन द नेम ऑफ सेवियर्स, समटाइम्स इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, समटाइम्स इन द नेम ऑफ बूट से जान छिड़वानी है, समटाइम्स इन द नेम ऑफ वोट को इज्जत दो, समटाइम्स इन द नेम ऑफ दिस, एंड समटाइम्स इन द नेम ऑफ तब्दीली, समटाइम्स कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। आजमाए हुए लोगों को दोबारा आजमाना हमारी फितरत में शामिल हो चुका है। हम लोग मैं फिर कुछ उल्टा कहने लगा था, लेकिन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की पॉलिटिकल जो सेटअप है उसकी एक प्रॉब्लम यह भी है कि मैसेज एक्सप्लॉइट होते हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन, इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ, आर्मी वाले जब आएंगे तो वो इन द नेम ऑफ, जी हम सेवियर हैं आपके, हम आपको बचाने आए हैं, हम ये करने आए हैं, हम वो करने आए हैं। फिर हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की एक और बहुत बड़ा इशू है, दैट इज ब्लेम गेम, दैट इज बिलीफ इन कॉन्स्पिरेसीज। ब्लेम गेम क्या है? मैं इमरान खान को मैंने वोट दिया था, आई कंसिडर्ड के
ही इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। प्रॉब्लम क्या होती है, अब भाई साहब को 2.5-3 साल हो गए हैं, जब भी पूछो ओ पिछले ये करके, पिछलों ने वो किया, उन्होंने कर्जे लिए, उन्होंने फलाना किया, उन्होंने टमकाना किया। भाई ठीक है, उन्होंने लिया, आपको पता था उन्होंने लिया है, आप एक जिम्मेदारी लेकर आए थे कि मैं ये डिलीवर करूंगा। आप हमारी होप्स को यहां से यहां पे ले गए थे, अब हमारी होप्स वहीं की वहीं खड़ी हैं या वहां से शायद इधर तक आ गई हूं। लेकिन ये जो बीच में गैप है जो आपने हमें दिखाया था और हमें दिया नहीं है, वो गैप कब कवर होगा? आज मैंने ये दिया था, ये टॉपिक दिया हुआ है, पॉलिटिक्स ऑफ ब्लेम गेम एंड द वे फॉरवर्ड फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ये हमारा स्टूडेंट ने इसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा है ये इस चीज का। नून लीग वालों ने पीएमएलएन का पेज लाइक किया हुआ है, उनका काम है प्रोपेगेंडा करना, इस तरह की इंफॉर्मेशन लेना और वहां पे डिसेमिनेट करना। पीटीआई वालों ने वो सुनामी ऑफ इमरान खान या जुनून जज्बा इस तरह के पेजेस लाइक किए हुए हैं, वहां से प्रोपेगेंडा उठाना और एंटी पीएमएलएन या एंटी पीपीपी उसको प्रेजेंट करना। ये चल क्या रहा है भला? मैं कहता हूं जी, नून लीग वाले को एक वोट मिला है, नून लीग वाला उधर से एक और किसी टीवी की वो स्क्रीनशॉट लेता है जहां पे पीटीआई को एक वोट मिलता है, वो वहां पे वो कोट कर देगा। मैं बोलूंगा जी नून लीग ने ये वाला गलत काम किया है, वो किसी पीटीआई के मिनिस्टर का उसी तरह का उससे मिलता जुलता काम उठाएगा, वो वहां पे पेस्ट कर देगा। मतलब वी ट्राई टू जस्टिफाई कि एक रॉन्ग ने दूसरी रॉन्ग को ठीक कर दिया। हम लोग कॉन्स्पिरेसी थीरीज पे बिलीव करते हैं, इसराइल हमें तबाह करना चाह रहा है, कोविड-19 हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये यहूदियों की साजिश है, हमें ये यहूदियों का एजेंट है, ये वो एक सो कॉल्ड मौलाना साहब हैं जिनका दिमाग नहीं काम करता। रिलीजन का सबसे बड़ा एक्सप्लॉइटर पाकिस्तान के अंदर। ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेसेस हैं। हम ब्लेम गेम्स के ऊपर बिलीव रखते हैं। जब आप अथॉरिटी लेते हो तो आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप डिजर्व नहीं करते कि आपके पास अथॉरिटी हो। आप खुद जिम्मेदारी लीजिए। हाँ जी भाई, खराबियां हुई हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, लेकिन आई एम हियर, आई विल डू इट राइट। छोड़ दें भाई जी फलाने ने ये किया, टमकाने ने ये किया। उसके बाद हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रैंगलिंग बहुत ज्यादा है। मैंने स्टूडेंट्स को एक टास्क भी साथ साथ आपको वो टॉपिक्स भी बताता हूँ जिस पे आप लोग भी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। मैंने उनको एक टॉपिक दिया था, एग्जैक्ट मुझे उसके वर्ड्स याद नहीं है, लेकिन वो टॉपिक कुछ इस तरह का था कि डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए इंस्टीट्यूशंस का विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक इंस्टीट्यूशन अपने डोमेन में रहकर अपनी सलाहियतों के मुताबिक, अपनी रिस्ट्रिक्शंस के मुताबिक, जहां पे आपके पास इख्तियारात हैं वहां पे आपके पास जिम्मेदारियां भी हैं, उन इख्तियारात और जिम्मेदारियों को मद्देनजर रखते हुए अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते रहिए, दूसरों के मामलात में टांग मत अड़ाइए। हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल रैंगलिंग बहुत ज्यादा है। जुडिशरी कभी बीच में आ जाएगी, कभी ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, कभी मिलिट्री वाले आ जाएंगे, कभी हमारी जनाब एग्जेक्टिव आ जाएगा, कभी कुछ एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। फिर इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप तक, ग्रास रूट लेवल से मुराद ये है, अल्लाह आपका भला करे, मोहल्ले की छोटी से छोटी सियासत की बात कर लीजिए, वहां से लेकर पार्लियामेंट तक हॉर्स ट्रेडिंग होती है। मैं अपने मोहल्ले की मिसाल देता हूं। हमारे मोहल्ले में एक जगह पे एक खंबा था, वो थोड़ा सा 2 फुट एक साइड पे शिफ्ट करना था ताकि जो आगे वाली गली है उसके घर के साथ तारें गुजर रही थी वो थोड़ी सी दूर हो जाएं। अब एक वहां पे प्रधानमंत्री साहब हैं, उनको ये डिसीजन पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया, मोहल्ले में लॉबिंग शुरू कर दी। डिसीजन पसंद वैसे बेसिकली क्यों नहीं था कि मुझे इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, उस जो एप्लीकेशन जमा करवाई है उसके ऊपर मेरे साइन क्यों नहीं है। अच्छा, उन्होंने मोहल्ले में लॉबिंग शुरू कर दी है, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है जी। मैं आपके लिए ये करूंगा, आपने इस काम से आप पीछे हट जाएं। आप इन्हें खंबा नहीं परे होने देना, आपने वहां पे डट जाना है। ये मैं ग्रास रूट लेवल की मिसाल दे रहा हूं आपको। यहां से ले मतलब बंदूक को खरीदना, बंदूक के जमीर को खरीदना, एमपीए के या एमएलए के या एमएनए के इलेक्शंस होते हैं तो आप वोट के
बदले में किसी को टूटी दे रहे हैं, किसी को नलका दे रहे हैं, किसी के लड़के को जॉब दे रहे हो, किसी को मोहल्ला पक्का करवा के दे रहे हो, किसी को कुछ करके दे रहे हो, ये सब कुछ क्या है? यू आर बाइंग पीपल बेसिकली। ये पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेस है, ये प्रॉब्लम है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की। हमारा सिस्टम, अब मैं डॉक्टर हूं, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं अपने क्लिनिक के अंदर एसी लगवा दिया, मैंने क्लिनिक के अंदर घास लगवा दी, मैंने क्लिनिक के अंदर खूबसूरत सोफे रख दिए, मैंने क्लिनिक के अंदर हर पॉसिबल एनवायरमेंट दे दिया, लेकिन मैं क्लिनिक पे बैठता नहीं हूं, मरीज चेक नहीं करता, तो उस सारे एनवायरमेंट का फायदा? दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर असेंबलीज। कॉलोनियल लेगेसीज चलती आ रही हैं, कॉलोनियल लॉज चलते आ रहे हैं। 2 साल के बच्चे के ऊपर पर्चा हो जाता है और वो 2 साल के बच्चे को जेल में ले जाते हैं, उसकी चलो खैर जमानत हो जाती है, लेकिन जज साहब ये नहीं कहते कि यार ये 2 साल का बच्चा, इसने क्या किया होगा, इसको बरी कर दो। नहीं, कानून इजाजत नहीं देता। तो लेजिस्लेशन नहीं करनी जो इनका काम है, लेकिन गलियां पक्की करवानी, उस पर वोट लेने हैं इन्होंने जनाब, नौकरियां दिलवानों पे वोट लेने हैं इन्होंने, स्कूल आपके मोहल्ले में लगा दिया जी, वो उस पे वोट दो जी, ये काम कर दो, वो काम कर दो। ये नहीं होना चाहिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम की वीकनेस है। लोग जानते बूझते हुए भी अपनी जाती फवायद से पीछे नहीं हटते। फिर हमारे यहां पे एथनिक पॉलिटिक्स को बहुत हवा दी जाती है। एथनिक पॉलिटिक्स क्या है? हम जनाब, वो केड़ा डैम बनना था, कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे जी, हमारी पार्टी को आप वोट दें, हम कालाबाग डैम नहीं बन देंगे। सिंध को ये चाहते हैं जी कि सिंध को जो है ना वो बूंद बूंद के लिए तरसाएं, वो हम पॉसिबल, हम ये करने ही नहीं देंगे। क्या बेसिकली आप क्या कर रहे हो? पंजाब और सिंध के लोगों में नफरत क्रिएट कर रहे हो। आप सिंध वालों को ये बता रहे हो कि पंजाब, मेरा दोस्त था सीएसएस के, हम लोग इकट्ठे तैयारी कर रहे थे, आजकल वो सेशन जज हैं सिंध में। तो जब शुरू शुरू में हम लोग गए ना, मेरे रूम के साथ उसका रूम था, तो वो मुझे कहता था तुम पंजाबी साम्राज्य हो। मतलब हमारा काफ़ी हो गया था, फ्रैंकनेस हो चुकी थी। तो उसको मैंने एक दफ़ा बोला, मैंने कहा यार मैंने सिंध आना है, मैंने तुम वहाँ पे घूमना फिरना। कहता कोई मसला नहीं है। उसने बड़ा वेलकम किया, बड़ा वो कर्टियस था, बड़ा अच्छा इंसान था। मुझे कहता है खैर प्लान हमारा बना, गया खैर मैं ना किसी वजह से नहीं जा सका। मुझे कहता है जी कि वो तुम अगर वहाँ पे आए ना तो मैं तुम्हें एक चाचे का अपने चाचे से मिलाऊंगा, उसको तुमने हाथ नहीं मिलाना उससे। मैंने कहा हाथ क्यों नहीं मिलाना? कहता है वो तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाएगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि तुम पंजाबी हो। मतलब अब ही इज एन इनोसेंट पर्सन, वो जो उसके चाचा जान है, ही डजंट नो कि उनके सिंध के साथ अगर कोई ज्यादतियां हो रही हैं, जो पॉलिसी मेकर्स कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, उसमें मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ही डजंट नो दैट। लेकिन उसको बताया यह गया है कि पंजाब ने तुम्हारे हक खा दिए हैं, सो एवरी पंजाबी इज योर मुजरिम। बलूचिस्तान में यह कॉन्सेप्ट दिया गया है। हमें यहां पे पंजाब के अंदर रहते हुए हमें यह सिखाया जाता है, मतलब बच्चा जब घर में है ना, बच्चे को बाहर जाने से रोकना है तो उसे क्या बोलेंगे? बाहर ना जाना, पठान उठा के ले जाएगा। मतलब क्यों ले जाएगा भाई? पठान ही क्यों उठाएगा? एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है कि वी आर ब्राउन स्किन्ड, वो थोड़े वाइट लोग हैं, वो हमसे डिफरेंट हैं, उनकी एथनिसिटी डिफरेंट है, इसलिए हमें उनसे बिला वजह की नफरत है। एवं ही मतलब वाई इज इट सो? मुझे याद है हमें बचपन में कहा जाता था बाहर नहीं जाना, पठान उठा के ले जाएगा। पठान क्यों लेके जाएगा? नहीं लेके जाता पठान। पठान का दिमाग नहीं खराब होता, बस बच्चे को डराना है। अब वो उस बच्चे के ज़हन में डर बैठ गया। मेरी वाइफ आज भी पठान जहां पे हो वहां से डरती है। हमारे यहाँ पे एक दुकान है पठानों की, वो उनके पास कपड़े बड़े प्यारे होते हैं, तो वो उसने कपड़े भी वहीं से लेने हैं, लेकिन जब भी जाना है मेरे बगैर नहीं जाना। कहती मैंने अकेले नहीं जाना, मुझे डर लगता है। क्यों? बचपन से ज़हन में डाला गया पठान इस तरह के, पठान वो, पठान ये, पठान ये, पठान वो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चीजें हमारी सोसाइटी में इनकलकेट की गई हैं थ्रू आवर पॉलिटिक्स। सियासत के थ्रू हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कदूरतें क्रिएट की गई हैं। हालांकि आप केपीके में चले जाओ, उनसे खूबसूरत और उनसे अच्छा मेहमान नवाज बंदा ही नहीं आपको मिलेगा। इतने मीठे लोग हैं।
आपको जितना मर्जी गुस्से वाला पठान मिलेगा, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, जैसे उससे बात करोगे आपको लगेगा यार इससे तो मीठा दुनिया में बंदा ही कोई नहीं है, इतने अच्छे लोग हैं। खैर, ये वो एथनिक पॉलिटिक्स है, एथनिसिटीज के ऊपर लड़ी जाती है। वहां पे वो जब ये धरना था इमरान खान का, तो इस्लामाबाद एंट्री से परवेज खटक को रोका गया, जो केपीके से आ रहा था, तो उसने वहां पे वो पठान वाला नारे लगाने शुरू कर दिए कि तुम पठान को रोक रहे हो, तुम पंजाबी ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। अब बेसिकली वो अपने लोगों को इश्तियाल लाना चाह रहा था, वो किसी तरीके से बैरिकेड तोड़कर निकल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वो तमाम सोशल, आप इसे कह लें, बिहेवियर कह लें, ये पॉलिटिक्स से ईच एंड एवरीथिंग इधर से हमें मिलके मिलते हैं, जो कि हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर प्रीवियस और करंट गवर्नमेंट्स जब भी आई हैं, कभी भी उनकी पॉलिसीज में तसलसल नहीं देखा गया। इसकी मुशर्रफ के दौर में वो परवेज इलाही की गवर्नमेंट थी पंजाब में, चूंकि मैं पंजाब ही रहा हूं तो मैं उसी की मिसालें दे सकता हूं। उन्होंने 1122 सर्विस शुरू की, उन्होंने वजीराबाद में कार्डियोलॉजी सेंटर बनाया, ऐसा कि मतलब कुछ काम किए, जो वो चीजें जो मैं जानता हूं। अब जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट आती है, दे डोंट वांट टू फंड 1122। क्यों भाई? बिकॉज उसके साथ उनका नेम टैग लगा हुआ है कि उन्होंने ये शुरू की थी, तो ये जितनी बेहतर होगी, जितनी ऊपर जाएगी, उनको क्रेडिट इसका जाएगा। लोगों को उससे क्या फायदा मिल रहा है, कोई मसला नहीं उससे, वो जाए भाड़ में, लेकिन उसका नाम अच्छा नहीं होना चाहिए। नून लीग ने कोई काम शुरू किया, पीटीआई वाले आगे वो कहें जी ये इस काम को रोक दो। वो कार्डियोलॉजी सेंटर वजीराबाद में आज भी उस तरह से एक्टिव नहीं हुआ जिस तरह उसको होना चाहिए। ये जो तसलसल की कमी है, ये हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि दूसरे को क्रेडिट ना चला जाए, उस वजह से हम परेशान हो जाते हैं। मिलिट्री इंटरवेंशन की वजह से हमारे इंस्टेबिलिटी है। ये हमारे आगे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे जिनमें हम इन चीजों को डिटेल में देखेंगे। हमने पाकिस्तान अफेयर्स में वैसे इन चीजों को डिटेल से देखा हुआ है। फिर हमारे धरना पॉलिटिक्स एक नया ट्रेंड है, ग्रास रूट लेवल से लेकर टॉप तक। मेरी जहनीत में भी धरना पड़ा हुआ है, और अल्लामा खादम रिजवी की जहनीत में भी धरना है, और नवाज शरीफ की जहनीत में भी धरना है, और इमरान खान की जहनीत में भी धरना है। और वो धरना भी ऐसा होना चाहिए जिससे आम आवाम जलील हो जाए, आम आवाम को इतनी कोई तकलीफ पहुंचे कि वो सांस लेने के काबिल ना रहे। इस तरह का धरना होना चाहिए, डेमोक्रेटिक धरना नहीं। धरना वो जो अवाम की नासों में तू दे के रखे। अच्छा, मैं कमेंट्स पढ़ना शुरू हो गया था। ये धरना पॉलिटिक्स क्या है? सिटिंग गवर्नमेंट को या अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को परेशान करने के लिए लोगों को तंग करना, यह धरना है। मैं फर्ज करें हॉस्पिटल में था, वहां पे कोई मिसहैप हुआ, कोई मेरा करीबी बंदा उसकी डेथ हो गई, मैं लाश उठाऊंगा, जीटी रोड ब्लॉक कर दूंगा, बोलूंगा जी डॉक्टरों ने ज्यादती की है, मैं नहीं यहां से उठ रहा। वो 2-3-4 घंटे जीटी रोड ब्लॉक रहेगी। एसपी आएगा या डीसी आएगा, मेरे आके मिन्नत तरला करेगा, बोलेगा जी अल्लाह की रजा थी, होना था हो गया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, अल्लाह करम करेगा, ये वो फलान ढमकान, मैं एक्शन लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं उठूंगा, धरना उठाऊंगा, घर चला जाऊंगा। ये ग्रास रूट लेवल की बात है। हमारे अंदर इनग्रेन हो चुकी हैं ऐसी चीजें जिससे हम दूसरों को तकलीफ पहुंचा के गवर्नमेंट की हम लोग बेसिकली ना नजर चाह रहे होते हैं अपने ऊपर। फिर आप थोड़े से क्लर्क्स पे चले जाए, क्लर्क्स एसोसिएशन अपने धरने दे रही है, पैरामेडिक्स एसोसिएशन अपने धरने दे रही है, यंग डॉक्टर्स अपने धरने दे रहे हैं। वो पीएमएस वाला कोई केस हुआ था, ये पीएमएस ऑफिसर के साथ कोई मिसहैप हुआ है, पता नहीं पाकपतन में ये कहाँ पे, वो पीएमएस वालों ने अपने धरने का ऐलान कर दिया है। अल्लामा खादम रिजवी साहब धरना ही धरना, इस मुल्क में और कोई काम ही कोई नहीं है। अच्छा, धरना देना डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन ऐसा धरना जिससे आप गवर्नमेंट को प्रेशराइज तो करें, लेकिन लोगों को नुकसान मत पहुंचाइए, लोगों की जरूरियात जिंदगी के लिए मोहताज ना हो जाएं, ये काम ना कीजिए। ये धरना कभी भी डेमोक्रेटिक नहीं कहलाता। ये ट्रेंड हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक है। फिर हम आज तक अपनी स्टेट आइडियोलॉजी प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाए, उसकी बेस पर हम आज तक अपनी लेजिस्लेशंस प्रॉपर नहीं कर पाते। अब एक बंदा कहता है जी कि
हमें थियोक्रेटिक स्टेट होना था। कायदे आज़म ने फ़लानी जगह पे ये कहा था इस्लाम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कायदे आज़म ने फ़लानी जगह पे ये कहा था जी कि कुरान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लिहाजा हमें इस्लामिक लॉज एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंगली मुल्क चाहिए। दूसरा बंदा आएगा वो कहेगा जी कि कायदे आज़म ने फ़लान जगह पे कहा था कि रियासत का आपके मज़हब के साथ कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे मंदिर जाएं, आप चाहे इधर जाएं, चाहे उधर जाएं, आपका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहता है? वो कहता है रियासत को, गवर्नमेंट को सेक्युलर होना चाहिए, तमाम शहरियों को बराबर लेकर चलना चाहिए। तीसरा बंदा आएगा वो कहेगा जी नहीं जी, कायदे आज़म बेसिकली इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर चाहते थे। अब कोई ऐसा लॉ अगर पास हो जाता है जो किसी एक इन तीनों स्कूल ऑफ थॉट्स में से किसी एक के अगेंस्ट जा रहा है, वो जनाब आ जाएंगे बाहर गलियों में, ये पाकिस्तान की हमारी जो नजरिया था उसके खिलाफ है, ये तो नहीं हम होने देंगे। किसी दूसरे उसका उल्ट हो जाएगा तो वो दूसरा निकल आएगा। हम आज तक कानून साजी ही प्रॉपरली नहीं कर पाते कि ये रिलीजियस बेस्ड कानून साजी करनी है, हमने डेमोक्रेटिक करनी है, सेकुलर करनी है, किस तरह का हमने काम करना है। फिर इसी तरह अल्लाह आपका भला करे, आज तक हम लोग ये डिफाइन नहीं कर पाए परमानेंटली कि हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए या हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। डिक्टेटर्स आते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म पे आ जाते हैं, ये जो हमारे जमूरे हैं वो आते हैं, ये कहते हैं हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चाहिए। कभी 58(2)B को इनकलकेट कर देते हैं, कभी 58(2)B को निकाल देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मतलब होता क्या है, सिस्टम्स, हर सिस्टम में लूप होल्स होते हैं, हर सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको करना यह चाहिए होता है कि आप अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपने अपनाई है, उसमें लूप होल्स को आहिस्ता आहिस्ता दूर कीजिए और उसी में आप एक्सट्रीम पे चले जाइए, मिराज पे चले जाइए, उसकी रिफाइंड फॉर्म पे चले जाइए। यह आपने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई है, उसी को रिफाइन करते करते आप बेहतरी की तरफ चले जाइए। लेकिन ना भाई जी, हमने 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद एक चीज से तंग आ जाना होता है, उसको डिस्कार्ड करना है, फिर बैक टू स्क्वायर वन हमने दूसरी चीज अडॉप्ट कर लेनी है। 5-10 साल उसने भी रिजल्ट नहीं देने, ऑब्वियसली इतनी जल्दी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अच्छा तो नहीं होता किसी भी सिस्टम के अंदर। हमने उससे भी तंग आ जाना है, हमने फिर वापस पहले निजाम पे आ जाना है, नहीं जी वो वाला ठीक था। तो हमें 70 साल हो गए यही काम करते हुए और आगे भी इंशाल्लाह हमने यही काम करते रहना है। अभी हमारे पास